चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित, आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। आज हम लोग एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने मॉक टेस्ट नंबर 10 को शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि 80 से 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके एएलपी सीबीटी 2 में इन्हीं मॉक टेस्ट से आपको मिलने वाले हैं। इसके बाहर बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जाने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये आपका पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। एक समकोणीय पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण आपके पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब आपसे कह रहा है कि पिरामिड की ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम पिरामिड के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणे में तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी भाई। हमें तो इसकी वर्टिकल हाइट दी है, सीधी ऊंचाई दी है यानी ये वाली ऊंचाई दी है ना। और हमें चाहिए इसकी तिरछी ऊंचाई। ये ऊंचाई दी हुई है, ये ज़मीन है, और तिरछी ऊंचाई का मतलब हमको इसकी ये वाली ऊंचाई चाहिए। अब ये वाली ऊंचाई कैसे निकलेगी आप समझना जरा। इसके लिए आपको इसके आधार का विकर्ण दिया हुआ है। आधार कितना कैसे बताया गया, बोला गया कि आधार जो है वो एक वर्ग है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वर्ग का विकर्ण आपके पास दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण अगर 20 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, है ना। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो विकर्ण का स्क्वायर आप करेंगे तो 400 हो जाएगा, बटे में आप 2 करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। करेक्ट है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। मेरी बात को आपको बड़े ही आराम से समझना है। ये विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ये भुजा आ जाएगी आपके पास। यानी कि अगर मैं देखूं तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 यानी क्षेत्रफल अगर किसी वर्ग का 200 है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 200 है तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी। तो आप बोलोगे सर उस वर्ग की भुजा हो जाएगी, अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये हो जाता है 25 अट्ठे 200, है ना। और या फिर आप इसे कह सकते हैं 100 गुणे 200, तो ये हो जाएगी आपके पास 10√2। ये हो गई वर्ग की भुजा। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस वर्ग की भुजा की बात करें जो कि उस पिरामिड का आधार है, अगर ये 10√2 है तो इसका आधा हिस्सा जो होगा, ऐसे ये वाला हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारे पास 5√2 हो जाएगा। अब ये आधा हिस्सा 5√2 हो गया, ये वाली ऊंचाई आपके पास दी थी 20, तो स्लैंट हाइट इसकी निकालना आसान हो जाएगी ना, स्लैंट हाइट निकालना आसान। अब तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी होगी ऐसे। यहाँ पर भाई 5√2 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। 5√2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपके, 5 पचम 25 दूनी 50, सॉरी 50 मिल जाएगा। और 20 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। तो जो स्लैंट हाइट आपके पास आएगी, तिरछी ऊंचाई आ जाएगी, वो रूट के अंदर कितनी आ जाएगी, 400 + 50 का मतलब हो गया 450। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप 450 को देखें तो ये 225 गुणे 2 होता है, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा और √2 हमारे पास और आ जाएगा। ये हो जाएगी इसकी तिरछी ऊंचाई। अब जब तिरछी ऊंचाई पता चल गई तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा कि 1/2 हो गया। आधार का परिमाप, भाई आधार की भुजा अगर 10√2 है तो परिमाप 4 का गुणा होकर 40√2 हो जाएगा। ठीक, और तिरछी ऊंचाई आपके पास कितनी आ जाएगी, 15√2। बस सॉल्व, आंसर सीधे सीधे। √2 × √2 मिलकर 2 हो जाएगा, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा और 40 गुणे 15 करेंगे तो 600 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है साधारण ब्याज की निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 16,956 और 6.5 वर्षों में 19,111 हो जाते तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो अब आपको एक काम करना है कि इन दोनों के समय का आप अंतर लेंगे तो समय का अंतर 2.5 वर्ष आएगा। 2.5 वर्ष को आप क्या लिखेंगे, 5/2 वर्ष। और इन दोनों का अंतर जो इनके मिश्र धन दिए हैं इनका अंतर लेंगे तो 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 9 माइनस कर लेंगे 1 आ जाएगा। इधर बचेगा 18, 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 2.5 सालों का जो ब्याज का अंतर होगा, साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 2160 होगा। करेक्ट। अब इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो भाई 5 चौको 20, 5 तेई 15 और 5 दूनी 10। 5 चौको 20, 5 तेई 15, 5 दूनी 10। ये 1 साल का हो गया, 1 साल का नहीं आधे साल का हो गया। तो 1 साल का कितना होगा भाई, 432 गुणे 2 का मतलब
1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 864 होगा, करेक्ट है। अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्त 1 साल का साधारण ब्याज हमें पता चल गया 864 है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, 4 का गुणा कर लेते हैं भाई। 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 संग 24 25 के 5 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 2 34, 3456 रुपये 4 सालों का साधारण ब्याज हो गया। और 4 सालों का मिश्र धन था 16,956। तो भाई मूलधन क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 16,956 में से अगर हम 3456 घटा ले तो आंसर आ जाएगा, मतलब मूलधन आ जाएगा। तो 56 में से 56 खत्म हो गया। फिर 9 में से 4 घटा लेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, और 16 में से 3 घटा लेंगे तो 13 आ जाएगा। ये अपना आ गया मूलधन 13,500। ठीक है, अब समझना जरा 1 साल में अगर 864 रुपये साधारण ब्याज मिले कितने के मूलधन पर, 13,500 रुपये के मूलधन पर। तो इस पर ब्याज की दर निकालने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए मतलब 100 का गुणा होगा, 100 का गुणा हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो देखिए कितना बढ़िया सॉल्व होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, यहाँ बचा 135, ऊपर है 864। तो 135 और 864 का अगर हम देखेंगे तो 13 सत्ते तो 91 होता है, यानी जिसकी शुरुआत 7 से होगी। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब हमको ये देखना है कि 135 का गुणा 6.4 में करने पर हम इसके ज़्यादा करीब होते हैं, 135 का गुणा 6.5 में करने पर किसके ज़्यादा करीब होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको देखिए। जैसे अगर मैं इसमें मान लीजिए 6 का गुणा करता हूँ 135 में, बहुत ध्यान से सुनना, तो 600 ये हो गया, 35 दूनी 70, 200 मतलब 810 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 6 पंचे 30 के 0 हासिल कितना लग जाएगा, 3 6 18, 3 21 के 1 हासिल लगे 2, 6 कम 6 2 8, 810। अब 864 में से 810 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 54 बचेगा। दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लिया। अब बताइए 135 से 540 4 बार में डिवाइड होना ठीक रहेगा या 5 बार में, तो आपका जवाब होगा सर 4 बार में ही करें तो सही रहेगा, क्योंकि 135 गुणे 4 करने पर ही हमारे पास क्या मिलेगा, 540। 135 दूनी 270, 270 दूनी 540। तो ये ऑप्शन हमारा और गलत हो गया। तो सही जवाब क्या हो गया कि ब्याज की दर क्या हो गई, 6.4%। अच्छा, अगर मैं ये बात यहाँ पर आपको ना बोलूँ और सीधे सीधे सवाल जैसे मैंने कर दिया, सवाल करके आगे बढ़ जाऊँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ को समझने का कि कई बार ये साधारण सी जो कैलकुलेशन होती है ना, ये भी टाइम टेकिंग होती है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जब पढ़ते हो, घर पर मॉक टेस्ट लगाते हो, तो थोड़ा अपने आप भी किया करो। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आने वाले अन्य एग्जाम्स के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, एक टावर के शीर्ष पर 4 मीटर ऊंचा खंभा लगा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, और टावर के शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब आप बात को समझना जरा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये टावर दिया है जिसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। ये अपना एक टावर है जिसकी हाइट आपको निकालनी है, और इसके ऊपर जो है एक खंभा लगा हुआ है। कितनी ऊंचाई का खंभा लगा हुआ है, तो 4 मीटर ऊंचाई का ये खंभा इसके ऊपर लगा है। अब इस खंभे से अगर यहाँ पर हम इस बिंदु को देखते हैं, इस वाले बिंदु को देखते हैं जैसा सवाल में बोला गया, तो ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री का है। ठीक, और अगर टावर के शीर्ष से देखते हैं तो टावर के शीर्ष का जो अवनमन कोण है, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये 45 डिग्री का है। तो अगर ये 45 डिग्री का हुआ तो भाई सिंपल सी बात है, ये भी 45 डिग्री का होगा। कौन सी नई बात हो गई सर, ये भी 45 डिग्री का ही होगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। बात आप समझ रहे हैं? अब आगे आइए बात करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होना है, ये कन्फर्म है। मेरे प्यारे दोस्त, एंगल 45 होने पर लंब और आधार के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये h है तो ये ऊंचाई, ये मतलब दूरी भी कितनी होगी, h ही होगी। आप बोलोगे हाँ सर। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं जिसमें एक कोण 60 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है। तो ये जो बचा होगा ना, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का हो, एक कोण 60 डिग्री का हो, और एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। 30 के सामने की भुजा 1 के रेशियो में होती है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 के रेशियो में होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 के रेशियो में होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करता हूँ। तो भाई ये जो एंगल था ये तो 60 डिग्री का था। इसके सामने की भुजा क्या होगी, 4 + h। गौर से समझना, क्या होगी, 4 + h। और 30 डिग्री के सामने की भुजा सिर्फ क्या है, h है।
अच्छा, अब आप ये समझ रहे हो कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 के रेशियो में है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 के रेशियो में है, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर इनको बराबर करना है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई इसमें करें, √3 का इसमें करें, तब तो ये बराबर होगा। जाके बोलोगे हाँ सर। h इधर ले आकर कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1, और भैया इस तरफ तो सिर्फ बचेगा 4। और जब इसको आप सॉल्व करके परिमेयकरण करेंगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा h के मान के लिए हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √3 + 1। और यही हाइट आपसे पूछी गई थी, और यही हाइट किसकी थी, टावर की ऊंचाई थी, और कितनी आ गई 2 √3 + 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे प्यारे भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सॉल्यूशन सिर्फ जानते हैं आपका कितना है, सॉल्यूशन सिर्फ आपका इतना है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए ये सब। हालांकि एग्ज़ाम में बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया ताकि आपका रिवीजन भी होता चले और काम भी होता चले। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि वैसे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो क्लासेस होती हैं वो स्मार्ट बोर्ड पर होती हैं, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक ही मुझे स्मार्ट बोर्ड पर काम करने को मिल पाता है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड दूसरे का है। मुझे अपने घर से लगभग 13-14 किलोमीटर जाना, 13-14 किलोमीटर आना, उस बोर्ड में आपको पढ़ाने के लिए करना पड़ता है। तो वो मुझे सोमवार से शुक्रवार ही मिलता है, और वो भी केवल 12 बजे से, दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक, जिसका रेंट मैं पे करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, AB का मान 6 है, AC का मान 8 है। त्रिभुज के अंदर एक वर्ग DEFG खींचा गया है, जिसकी भुजा FG जो है BC के संपाती है। संपाती होने का मतलब है एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट है। E और D क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल जानते हैं किस प्रकार का है, कि हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज का नाम मैंने रख लिया A, यहाँ पे लिख दिया B, और यहाँ पे लिख लिया C, क्योंकि A ही इसका 90 डिग्री का था। अब AC यहाँ पर बोला गया कि 8 है, और AB बोला गया 6 है, तो 8, 6 और पाइथागोरस से BC भुजा की जो लंबाई होगी वो 10 आ जाएगी। ये हमारे पास कन्फर्म बात हो गई। अब इसके अंदर DEFG भुजा खींचा गया, जिसमें FG भुजा BC के संपाती है, यानी BC के पास में FG है, जहाँ BC है वहीं पर उसी के ऊपर FG होगा, तो ये F हो गया। और भाई साहब ये पॉइंट हो गया आपके पास G पॉइंट। E और D क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है, यानी E जो पॉइंट है वो AB पर स्थित है, तो ये हो गया E पॉइंट, और D जो पॉइंट है वो BC पर स्थित है, तो ये हो गया D पॉइंट। अब अगर इनको मैं ऐसे मिला लेता हूँ, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और भाई साहब इसको इससे मिला दिया, और साथ में इसको भी इससे मिला दिया, तो ये हमारे पास DEFG, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बना है वर्ग इस त्रिभुज के अंदर, ये वाला वर्ग है। ठीक है, और इसी वर्ग की भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि इस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके पास आए कि एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बन रहा हो, उस वर्ग की भुजा की लंबाई पूछी जाए, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई आपको दी जाए, जैसे यहाँ पर 8 और 6 दी है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई के लिए जानते हैं आप क्या लिखेंगे। आप इस भुजा को मान लीजिए A है, समकोण बनाने वाली, इसको मान लीजिए B है, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि ये C है। तो आप ऊपर लिखेंगे A × B × C, और नीचे आप लिखेंगे इसी में A² + B² और प्लस में AB। ठीक है, A² + B² + AB। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा सवाल आएगा तो फट से हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब A × B × C यानी 8 × 6 × 10, तो 480 हो गया। बोले हाँ सर 480 हो गया। बटे में A² का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, B² मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 64 और 36 100, और A × B का गुणा 48 और हो जाएगा, तो 100 और 48 हो गया 148। 4 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाई साहब ऊपर आ जाएगा 120, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 7 28, यानी अगर वर्ग की भुजा आपसे कही गई तो वर्ग की भुजा 120/37, ऑप्शन सी आपका सही जवाब माना जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्या ये जो फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट। ये सवाल देखने में आपको लग सकता है कि अबे यार इतना छोटा सवाल है, ये इतना छोटा सवाल ने सर ने ले लिया है हमारे लिए, और ये तो बताओ इतना सरल सा सवाल है कि 13 से डिवाइड होने पर, अगर ये संख्या 13 से डिवाइड होती है तो p की वैल्यू क्या होगी। आप वीडियो यहीं रोक लेना और इसको सॉल्व करना, फिर देखना इसमें आपको कितना समय लगा। जिस सवाल को आप छोटा समझ रहे हैं, इस सवाल में आपको लगने वाला समय क्या है। ठीक है,
फिर तो मैं आपको लास्ट में ये बता ही दूंगा, पहले खुद से कोशिश करना वीडियो रोक कर, फिर लास्ट में इस सवाल मैं दोबारा वापस आके यहीं पे बताऊंगा। अच्छा, एक जानकारी ज़रूरी है कि भाई आप सभी लोगों के लिए, जैसा आप सभी को पता है कि मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी अर्निंग का जो थोड़ा मोड़ा सोर्स है, अगर मैं आपको बताऊँ, इस महीने जो अभी अर्निंग हुई है मेरी सिर्फ 3,400 रुपये की हुई है। तो कहीं और नहीं पढ़ा रहा, तो अर्निंग का बहुत कोई सोर्स नहीं है। मैथ का कंप्लीट कोर्स जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट मिलेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। और 99 में सिर्फ आपको इतना ही नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पूरा का पूरा टेस्ट पास मिलेगा, जिसमें मल्टीपल एग्जाम के टेस्ट होंगे और वो भी लगाना होगा। अच्छा, ये भी बात, ये दोनों चीज़ें जो है आपको 99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेंगी। और ये जो ऑफ़र है, आप इसको ऑफ़र समझ लीजिए, ये ऑफ़र पिछले 15 मार्च से शुरू हुआ है और अगले 15 अप्रैल 2025 तक ये ऑफ़र आप सभी लोगों के लिए वैलिड रहेगा। 99 में आप कंप्लीट मैथ के फाउंडेशन बैच 1.0 को इंक्लूड कर सकते हैं विथ टेस्ट पास के साथ। कई बच्चे ये होता है कि सर हमें कोर्स नहीं चाहिए, कोर्स है मेरे पास, तो टेस्ट पास मिल जाएगा। हाँ, आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा। अगर जो बच्चा सिर्फ टेस्ट पास लेना चाहता है तो 49 रुपये में आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। अच्छा, एक चीज़ और है इसके साथ, आप हमारे साथ 10 से 15 दिन 20 दिन पढ़िए, आपको ये लगता है कि कोई रिलेवेंसी हमारे कोर्स से नहीं बन पा रही है, या सर बहुत हाई लेवल तक पढ़ाई दे रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो ये है मेरा ऊपर सपोर्ट का नंबर 8574389172। ठीक, इस पर आप एक मैसेज करेंगे, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन इस पर सिर्फ मैसेज ही करनी है आपको, कॉल इस पर एक्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, ये टीम का नंबर है, टीम के अपनी भाई नॉर्म्स होते हैं, अपनी कंडीशन होती है, आप मैसेज करेंगे आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। आप हमारे इस पूरे कोर्स को पढ़िए, और कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, उस एग्ज़ाम में अगर आपका पासिंग मार्क्स मैथ में नहीं आते हैं, यानी 1/3 नंबर नहीं आते हैं, तो आपने अगर इनरोल कर रखा है, पूरा कोर्स पढ़ रखा है, तो भी आपका पैसा मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, ये कोर्स मिलेगा कहाँ, ये आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से एप्लीकेशन होगी, या डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल यह है, मान लीजिए x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य y है, और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किया गया काम जो है वो z है, और इस y और z का रेशियो जो है वो 9 और 10 है, तो x का मान क्या होगा? सिंपल बात है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के द्वारा जब गुणा होगा इन दोनों का, तब हमारे पास जो काम का रेशियो है वो 9 के रेशियो में है, और जब इन दोनों का गुणा होगा तो उसमें जो काम हुआ होगा उसका रेशियो 10 के रेशियो में है। तो जब हम बटे में लिखेंगे तो मेरे प्यारे तो आप देखोगे कि x-1 से x-1 कट जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, इसका x+1 रहेगा, और इसका क्या रहेगा, x+2 रहेगा। ठीक है ना? अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये रेशियो है 9/10 का, तो मैं ये कह रहा हूँ ऊपर x में 1 जोड़ के 9 आया है, नीचे x में 2 जोड़ कर 10 आया है। तो अब अगर आप सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके या ना करें, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ तो कोई भी बच्चा देख के बता सकता है कि सर ऊपर जब तक 8 नहीं होगा, x का मान 8 नहीं होगा, तब तक मामला फिक्स ही नहीं होगा। भाई 8 में 1 जोड़ोगे तभी 9 आएगा, और 8 में 2 जोड़ोगे 10 आएगा, क्योंकि ये संख्या एक दूसरे से किसी से कट तो रही नहीं थी। तो x का जो मान पूछा गया था वो क्या आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सरल इस सवाल का कोई तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देख लीजिए। ठीक, ये सवाल आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, और अगर सभी लोगों के कमेंट आएंगे बाद में, जो क्लास के बाद में आते हैं, मुझे पता है, तो मैं इसको आपको करा भी दूंगा। चलिए अगला सवाल कह रहा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ब्रैकेट में 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा किसके बराबर है। आप कभी भी, मैंने आपको इसकी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवालों को करने का तरीका बताया है कि जब कभी भी आपके पास ऑप्शन जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू में है, तो आप थीटा का कुछ मान रख लिया करिए, जिससे सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉट भी है, कोसिक भी है, टेन भी है, सेक भी है, तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री रख लें। आप अगर हमारे चैनल पर सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग बाय अनुराग दीक्षित, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो है और बड़ी समराइज वीडियो है। आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल हमें कब रखना होता है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। अब देखिए यहाँ पर आप cot 45 हो जाएगा, तो cot 45 का मान 1, तो 1 + 1। कोसिक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। करेक्ट, आप बोलोगे हाँ सर। यहाँ पर देखिए 1 ये है, tan 45 रखोगे तो 1 हो जाएगा, और sec 45 का मान √2 हो जाएगा। करेक्ट है, ये बन गया भाई 2 - √2, और यहाँ बन गया 2 + √2।
तो ये 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। तो a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके पास लिखा है, मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगला सवाल, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 4, 3 और 1 है। अच्छा, पहली बात, यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। अभी सवाल आप पता नहीं किस प्रकार से सोचते हो, किस प्रकार से करते हो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको सुन लेना। ऑप्शन का इस्तेमाल देखिए, इससे अच्छा हो नहीं सकता, बस आप समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ भाई, कि अगर 25 पैसे के सिक्कों को देखो तो 5 के रेशियो में, और 5 रुपए के सिक्कों को देखो तो 1 के रेशियो में, और इनका जो अंतर है वो अंतर 4 के रेशियो में है। करेक्ट है मेरी बात यहाँ तक? इनका अंतर किसके रेशियो में है? 4 के। यानी जो भी अंतर होगा, जो अंतर आपसे पूछा गया वो 4 से कटने वाली संख्या होगी। करेक्ट। अब 4 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, क्योंकि इसे जब 4 से काटोगे तो दशमलव में उत्तर आएगा। और रुपए की जो यूनिट होती है ना, वो दशमलव में नहीं होती। मतलब कोई भी सिक्का 1 रुपये 50 पैसे का नहीं होता है, वो हमेशा पूर्णांक में होता है। तो ये तो गया अपने पास से। अब बचे ये 3 ऑप्शन। बोले सर इन 3 में से कौन सा मान लें 4 का, जिससे हमारा काम हो जाए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप एक ऑप्शन उठाइए, आप सोचिए कि 4, ये जो अंतर आया है, ये 4 का मान जो है 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 20 के बराबर होगा, हाँ या ना? 1 यूनिट का मान 20 के बराबर, 5 का मान 100 हो गया। ध्यान से सुनना, 4 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 20 है, 4 का मान 80 हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 20 ही हो जाएगी। ये जो 100 सिक्के हैं ना, ये 25 पैसे के हैं, मतलब 1/4 के हैं। तो 1/4 से कितना रुपए बनेगा? 25 रुपये बनेगा। ये वाले 50 पैसे के हैं, यानी 1/2 के हैं, तो यहाँ से कितना रुपए बनेगा? 40 रुपये बनेगा। ये वाले 2 रुपए के हैं, यहाँ से कितना रुपए बनेगा? यहाँ से बनेगा 60 दूनी 120 रुपये। और ये वाले 5 रुपए के हैं, यहाँ से कितना रुपए बनेगा? 100 रुपये बनेगा। इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ने पर 285 आ रहा, तो आपका आंसर सही है। नहीं आ रहा तो गलत है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 285 आपको मिल रहा है। इन सभी को अगर आप 100, 120, 140 और 25 को जोड़ोगे तो 285 मिल गया। तो इसका मतलब आपका पहला ही आंसर हो गया कि सर जो इनके सिक्कों के बीच में अंतर था, किसके किसके, 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे सर वो अंतर जो है इतने रुपए का है, यानी कि इतने सिक्कों का है या इतने रुपए का है। सिक्कों की संख्या के बीच का जो अंतर है 80 सिक्कों का अंतर है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसमें आपको मतलब अलग से कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़े से दिमाग में आपका काम आसान हो जाएगा इसके माध्यम से। अगला सवाल, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग, अच्छा, के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक टंकी को खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा मिनट में? सवाल सरल है यार ये तो। भाई अगर पहले नल का जो व्यास है 2 सेंटीमीटर है, तो अपने स्क्वायर के बराबर में पानी भरेगा, यानी 4। ये वाला तो आप बोलोगे अपने स्क्वायर के बराबर में, यानी 9। और ये वाला तो आप बोलोगे अपने स्क्वायर के बराबर में, यानी 16 यूनिट पानी पर मिनट भरेगा। अब जो सबसे बड़ा नल था, यानी ये वाला, ये किसी खाली टंकी को 81 मिनट में भर देता है। तो अगर ये 1 मिनट में 16 यूनिट पानी भर रहा है और 81 मिनट में टंकी भर देता है, तो इसका मतलब टंकी की जो टोटल धारिता होगी वो 16 गुणे 81 होगी कि नहीं होगी? अब इस 16 गुणे 81 कैपेसिटी वाली टंकी को तीनों नल भर रहे हैं। तीनों नल का क्षमता कितनी हो जाएगी? 9, 4, 13, 16 और 13, 29 के हिसाब से भरेंगे। ये सॉल्व करना है। 16 गुणे 81, 16 एकम 16 के 6, 16 अट्ठे 128 और 1 129, यानी 1296/29 हो जाएगा। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या, 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, यानी कि शुरुआत 4 से होगी। भाई 29 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 ही बार जाएगा ना। और 4 से केवल एक ही ऑप्शन की शुरुआत है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत। 5 से शुरुआत थी, ये भी गलत। 3 से शुरुआत थी, ये भी गलत। 6 से शुरुआत थी, काम खत्म हो गया। इतना सवाल था ये। अगला सवाल आइए भाई साहब, कहता है ए ने
75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ बी इस व्यवसाय में शामिल हो गया और 1 वर्ष के बाद जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है 4,08,800 का प्रॉफिट हुआ है। ए और बी का हिस्सा ज्ञात करिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ये नहीं है कि आप ऐसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो, बट मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर समझकर देखकर आपकी तबीयत एकदम हरी हो जाएगी। आप ये बात तो समझते हो ना, ये बात तो आपने पढ़ी होगी, जो प्रॉफिट होता है वो लगाई गई धनराशि यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में होता है। ये बात तो जान ही रहे होगे, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी किसी भी बालक को या किसी भी भाई को। हाँ सर, नहीं है, अच्छी बात है। इनके 3 जीरो से इसके 3 जीरो हमने ख़त्म कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बचा है 75, यानी ए ने लगाया 75 के रेशियो में और बी ने लगाया 80 के रेशियो में। मैं अभी इनको काट नहीं रहा हूँ। ए ने जो पूरा पैसा लगाया पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाया, यानी 1 साल के लगाया, और बी 5 महीने के बाद आया था, यानी कि ये जो है 7 महीने के लिए अपना पैसा लगाता है। तो जो लाभ होगा इनके लगाए हुए पैसों के ही रेशियो में होगा। आप बोलोगे हाँ। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भी तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, मुँह जवानी कर सकते थे। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे, इस 75 में आपको 3 दिखाई दे रहा है, बोले हाँ सर। इस 12 में 3 दिखाई दे रहा है, बोले हाँ सर। मतलब इसका जो गुणनफल आएगा यहाँ पर, उसमें 3 गुणे 3 यानी कि वो 9 का मल्टीपल होगा, 101% होगा 9 का मल्टीपल। आप बोलोगे हाँ सर। तो इसका मतलब ए का जो लाभ होगा, ये ए जो है इसका जो लाभ होगा वो भी 9 के रेशियो में होने वाला है, 9 से कटने वाली संख्या होने वाली है। बोलोगे हाँ सर। अब अगर 9 से कटने वाली संख्या होगी तो आप पहले ये चेक कर लो कि ए के लिए कौन सी संख्या 9 से कटती है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 4 12 2 14 नहीं कट रहा है, 5 2 7 नहीं कट रहा है, 9 से खत्म 5 4 9 2 11 नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि इसी ऑप्शन में जो ए का हिस्सा है वो 9 से कटने वाली संख्या है, बाकी किसी में नहीं। सवाल खत्म, आंसर आपके सामने। अब ऐसा नहीं है कि ये सब सवाल मैं याद करके आता हूँ, ये मुझे याद रहते हैं। क्या है ना कि नंबर्स जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग अपने आप से चलता है। कई बार इसमें टाइम लगता है, कई बार बहुत आसान हो जाता है, लेकिन नंबर देखकर मेरा दिमाग अपने आप कुछ ना कुछ हरकत करता है। ठीक है। आए महाराज, अगले सवाल पर आइए। देवी देवताओं कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो कि 900 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम दिखाता है। कहता है शुद्ध लाभ बताइए लगभग में क्या होगा। अब इस सवाल को करने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है। अब जो सक्सेसिव का मेथड है वो इसके लिए अच्छा माना जाता है कि अंकित मूल्य जो है 50% ज़्यादा निर्धारित किया, तो जो चीज़ 2 की थी, 2 के रेशियो में 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 2 से चीज़ को कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया है। अंकित मूल्य बोला 5 है और छूट दे के बोलता है कि भाई मैं तुझे 5 की चीज़ कितने में दे दूंगा, 4 की दे दूंगा। चीज़ की कीमत अंकित में 5 है, बोलता है कितने की, 4 की दे दूंगा। और इसके बाद 1 किलो दिखाता है, लेकिन अपने ग्राहक को देता कितना है, सिर्फ 900 ग्राम दिखाता है। 1 किलो, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम वो दिखाता है, और जब ग्राहक को देने की बारी आती तो सिर्फ 900 ग्राम ही तौल देता है। ऐसे तो 2 से 2 कट जाएगा, रेशियो आपके पास ये दिखाई देगा। अब बात ये है कि यहाँ पर सॉल्व करके आपको जो इसका निकटतम वो है क्या आंसर, वो बताना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आइए ज़रा सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा क्या होगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को लिखने में। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, देखना। 3 से ही कट जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक, आप 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 4 तीजा 12, आ रहा है 4 तीजा 12, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 5 पच्चम 25। फिर से बोल रहा हूँ, यही जो लिखने की वाली बात है ना, यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, और यही वो नहीं कर पाते हैं। ये कन्फ्यूज़न जिस दिन आपकी दूर हो जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके पास 12 से 25 की वैल्यू आ रही है, जबकि ये मामला बिल्कुल गलत है। लिखने का ही तरीका सक्सेसिव में अगर आप समझ गए कि कब क्या चीज़ लिखी जाएगी, तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। और कोई बात नहीं होती, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आती है। देखिए ज़रा, इसको मैं हटाकर इधर से लिखता हूँ 10 से 9,
देना ग्राहक को 10 के रेशियो में था, दिया ग्राहक को 9 के रेशियो में। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 तीजा 27। फायदा कितने का दिख रहा है? 16 से 27 यानी 11 यूनिट का फायदा दिख रहा है। किस पर? 16 पर। मल्टीप्लाई 100, 16 छके 96, 4 बचा, 6 से 1/4। अब आप देखोगे इसका जब आप गुणा करोगे ना तो जो आंसर मिलेगा वो तो 66 के करीब पहुंच गया कि शुद्ध लाभ तो 66 के करीब आ रहा, और यहाँ 66 का कोई पता ही ठिकाना नहीं है। इसका मतलब सर ये वैल्यू जो है ना सही लिखी नहीं गई है। लिखी गई? नहीं लिखी गई। फिर से कहता हूँ, सक्सेसिव में आप होता मेथड ये सबसे सरल है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट करके दिखा दे रहा हूँ। होता ये सबसे सरल है, लेकिन लिखने का तरीका जो जान पाया उसके लिए सरल है, नहीं तो लिखने का तरीका ही आदमी को यहाँ पर डिस्टर्ब करता है। पहले मैं आपको दूसरा एक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 100 से 50% अधिक अंकित कर दिया। मान लीजिए कोई चीज़ 100 की थी और उसको 50% ज़्यादा अंकित किया तो 150 अंकित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी 150 पर 20% की छूट देगा तो 30 की छूट हो जाएगी, यानी अब वो बेच रहा है 120 की। भैया ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, ग्राहक को 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, यानी देता है 900 ग्राम और दिखाता है कि भैया मैं तुझे 1 किलो दे रहा हूँ। तो तुम अपने ग्राहक को दिखाओगे क्या? तुम अपने एक मिनट, तुम अपने ग्राहक को दिखाओगे कि तुम दे रहे हो 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में तौल कितना देते हो? देते हो तुम सिर्फ 900 ग्राम। ये हिस्सा है ये है हिस्सा किताब, और इसी से आपको इस सवाल को निपटाना होता है। निपटा लिया, जिसको निपटा लिया उसका अच्छी बात है, जिसको नहीं, जो नहीं निपटा पाया उसका काम खत्म। ये है मागमार। अब इसका एक और तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको ऐसे करना तो ठीक है, सक्सेसिव लगाना तो ठीक है, बाकी एक तरीका और देखिए। आप ऐसे समझना कि 1000 ग्राम चीज़ जो है आप उसको मान लो कि वो 1000 रुपये की है, और इसको आपने 50% अधिक बढ़ा के लिख दिया, यानी कि 1500 लिख दिया। अब इस 1500 पर आपने 20% की छूट दे दी। 20% छूट देने के बाद आप चीज़ दे रहे हो 1200 की, लेकिन अपने ग्राहक को 1000 ग्राम नहीं दे रहे हो, अपने ग्राहक को सिर्फ आप 900 ग्राम दे रहे हो। आपने ये देखा था कि ये चीज़ कितने की थी? 1000 ग्राम चीज़ कितने की थी? तो आप बोले सर 1000 ग्राम चीज़ तो आपने 1000 रुपये की रखी है। 1 ग्राम कितने की हुई? 1 रुपये की। तो 900 ग्राम कितने की हुई? 900 रुपये की। यानी 900 रुपये की चीज़ को आप बेच देते हो कितने की? तो आप बेच देते हो भैया 1200 की। 20% डिस्काउंट देने के बाद 1200 की बेच देते हो। 900 की चीज़ आप 1200 की बेच रहे हो, यानी 3 से 4 का हिसाब जा रहा है। 3 से 4 का हिसाब, 3 से 4 का मतलब 1 का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है? 3 पर, और 1/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3% का लाभ होगा। और लगभग में जब इसे लिखोगे तो आप कितना लिखोगे? आप बोलोगे सर ये लगभग 33% के आसपास का लाभ होगा। अब आप मामला समझे। अब इसी को आप, अब देखो जरा सक्सेसिव अगर आप लिखते हो इसी का तो कितना बढ़िया लगेगा आपको, मैं समझाता हूँ। पहला तरीका ये हो गया, इससे ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये हो गया। दूसरा, आप 1000 ग्राम चीज़ 1000 रुपये की मान के कर सकते हो। और तीसरा तरीका यहाँ से बता देता हूँ सक्सेसिव लिखने का तरीका। 50% अधिक अंकित किया तो 2 से 3 लिखा, फिर उसके बाद 20% की छूट दी तो 5 से 4 लिखा। अब देखना लिखने का तरीका, यहाँ पे मैं 5 से 4 कैसे लिख रहा हूँ, दिख रहा है? उसके बाद अपने ग्राहक को चीज़ देनी चाहिए थी 1000 ग्राम, दी उसने 900 ग्राम, यानी कि 10 से 9 लिख दिया। तो आप बोले सर ये तो हम करके देख चुके थे, इससे तो अपना आंसर नहीं बन रहा था। ये तो मैं करके देख चुका था, इससे अपना आंसर नहीं बना। तो भाई 3 त्रिका 9 यहाँ से काटा था, 3 हुआ तो 4 3 12, और 2 से इसको काट के लिख दिया था 25, इससे आंसर नहीं बना था सर। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बीच वाली लाइन को है, अगर इसको पलटा के लिखो तो क्या देखो आंसर बनता है क्या? 5 से 4 अगर लिख रहा हो, सुनना बहुत ध्यान से। अब देखो जरा, 3 त्रिका 9 और भाई 2 पंचे 10 बन रहा है क्या ये? और 5 से 5 का और काम खत्म हो गया। तो फाइनल रेशियो आपके पास क्या आया? 3 से 4 का आया। 3 से 4 का मतलब 1 का मुनाफा हुआ। तो याद रखना, जब ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, कि जो छूट दी गई है, उस छूट को जब लिखोगे तो इस तरफ से इस तरफ की तरफ लिखोगे कि कोई चीज़ 5 की थी, 1 पर छूट दी तो बेची कितने की होगी? 4 की होगी। ऐसे लिखना होता है। ये लिखने का तरीका ही आपका सक्सेसिव से इस सवाल को सरल बनाएगा, अदरवाइज फिर नहीं बना पाएगा। बात समझे? नेक्स्ट आइए।
कहता है लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। वाह भाई वाह। अब मान लो यह घन है आपके पास, इस घन की भुजा आपके पास दी है, लकड़ी का ये जो घन है, इस भुजा घन की भुजा दी है 21 सेंटीमीटर। इससे सबसे बड़ा गोला काटना है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस गोले का जो व्यास होगा भाई, गोले का ये हिस्सा इस घन की ऊपरी भुजा को, ऊपरी छत को छुएगा, और गोले का ये वाला जो सरफेस होगा ये उस घन की निचले फेस को छुएगा, ये ऊपर को छुएगा और नीचे वाला नीचे को छुएगा। तो इसका मतलब ये जो गोले का व्यास होने वाला है, ये वाला हिस्सा, ये जो गोले का व्यास होगा ये इसकी भुजा की ऊंचाई के बराबर ही तो होगा। हाँ सर होगा। यानी गोले का व्यास कितना हुआ, तो बोलोगे सर गोले का व्यास भी 21 हुआ। अब गोले का आयतन पूछ रहा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई का मतलब हो गया 22/7, बहुत ध्यान से सुनना, 22/7 इंटू r³। अब व्यास चूंकि है 21 तो त्रिज्या कितनी होगी 21/2, ध्यान से सुनिएगा भैया, और क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। महाराज सवाल खत्म। पूछिए कैसे। मैं ये देख पा रहा हूँ 2 का क्यूब 8 होता है, और इस 22 में हमें 2 × 11 दिखाई देगा, तो इस 8 से ये 4 दूनी 8 का काम खत्म होगा, और यहाँ 7 तीजा 21 से एक बार 21 भी खत्म हो जाएगा। यानी ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ से 11 और यहाँ से बचेगा 21 का स्क्वायर, बस इतना बचेगा। ये सॉल्व करना है। अब 11 होने का मतलब क्या है, मल्टीपल किसका होगा 11 का होगा। तो पहले तो ये चेक करो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल 8 1 9 5 2 7 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 5 3 8 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं। 8 8 16 और 6 5 11 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, वो है ऑप्शन नंबर ए। सवाल खत्म। और चाहो तो इसको आप सॉल्व भी कर लो, मुझे तो कोई समस्या नहीं दिख रही है। बस इतना सही सवाल था। अगला सवाल कहता है रजनीश ने बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के बाद 1 वर्ष बाद, सिर्फ 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। अच्छा सही बात है। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, वाह 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 क्या बात है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा भाई। 40% का भिन्न में मान क्या होता है, आप लोग जानते हो कि ये होता है 2/5। 2/5 का मतलब अगर धनराशि उधार ली 5 के रेशियो में, तो ब्याज सहित जो किस्त अदा की जाएगी वो 7 के रेशियो में की जाएगी, है ना। पहले साल, दूसरे साल ये 5 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे साल में किस्त क्या हो जाएगी, 5 के स्क्वायर 25 से 7 के स्क्वायर 49 पे हो जाएगी, है ना। यानी जो भी किस्त की राशि होगी वो 49 से कटेगी, या आप यूं कह सकते हो कि जो भी किस्त की राशि होगी वो 7 से 2 बार कटेगी। तो सबसे पहले 7 से कटने वाली संख्या ढूंढो जरा, कौन सा ऑप्शन है। 7 एकम 7, ये 7 से नहीं कट रहा है। 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 और 7 49, ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 4 बचा 42, 7 6 ये 7 से नहीं कटेगा, और ये भी 7 से कट जाएगा। 2 ऑप्शन ऐसे आए जो 7 से कट रहे हैं। बोले सर अब अच्छा ये बताइएगा ये 7 से कितनी बार कटा था। तो आप बोलोगे अगर इसको हम देखें सर, तो 7 एकम 7 था, और 7 7 49 था, और 7 पंजे 35 था। ये 7 से 175 बार कटा था। और ये कितनी बार कटा था, 7 दूनी 14, 7 इतनी बार कटा था। अब मैं आपसे कहूं कि ये ऑप्शन दोबारा 7 से कट रहा है क्या, बोलोगे कट रहा है। ये ऑप्शन दोबारा 7 से कट रहा है, बोलोगे कट रहा है। कभी ये भी कंडीशन फंस जाती है कि ऐसा भी हो जाता है कि दोबारा भी 7 से कट जाता है। यानी हमें ये तो पता चल गया ना कि 2 गलत ऑप्शन अपने आंसर नहीं हो सकते हैं इसको देखकर, है 2 गलत ऑप्शन यानी ए और सी आंसर नहीं होंगे। अब देखो भाई कह रहा प्रत्येक किस्त बराबर थी, तो इस किस्त को बराबर करने के लिए 7 का गुणा यहाँ पे करेंगे और 7 ही का गुणा यहाँ पे होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त काम खत्म हो गया। मूलधन देखिए कितना आ रहा, 7 पंजे 35 और ये 25, 35 और 25 कितना होता है 60 होता है। और उस 60 की वैल्यू आपके पास 1500 दी है, क्योंकि उधार इतना ही था। कितने गुना है, तो आप बोलोगे सर 25 गुना है, 25 छक्का 150। तो यहाँ पर आपकी किस्त की राशि पूछ रहा था, तो किस्त की राशि है 49 का आपको कितने गुना करना है, 25 गुना करना है। अगर ये 50 होता तो 25 पंचे 125, 1225 होता, लेकिन ये 49 है यानी 25 और कम हो जाएगा। तो ये 1250 में अगर 25 माइनस कर देंगे तो 1225 आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करने पर 1225 ये आपका कन्फर्म आंसर हो जाएगा। इसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। तरीके हैं, सोचो। ऐसा नहीं होता है कि सवाल आया और रटे रटाए मेथड है, सॉल्व कर लिया, कहानी खत्म हो गई। कभी ऐसा नहीं किया करो, ये आपके नंबर को मॉक पेपर में कभी बढ़ने नहीं देगा।
आप सवाल अगर सही भी कर लेते हो तो उस पर एक बार ये विचार किया करो, क्या मैं इस सवाल को और भी किसी तरीके से कर सकता हूँ क्या। आज दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है। संख्याओं में एक संख्या 132 है, एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो 276 है। दूसरी संख्या क्या है। आप इस सवाल को कैसे करते हो, वीडियो रोकना, सॉल्व करना सबसे पहले तो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। इस सवाल को करने का तरीका मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता हूँ, इसका आंसर 24 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बोले सर कैसे। देखो आपको ये पता है कि कोई अगर नहीं पता तो नोट करना कि कोई भी अगर संख्या दी होती है, चाहे एक संख्या दी हो, चाहे दूसरी संख्या दी हो, चाहे तीसरी संख्या दी हो, या कितनी भी संख्याएं दी हो, अगर ये संख्याएं दी हैं तो उस संख्या में हमेशा उसके एचसीएफ का गुणनफल होता ही होता है, तभी वो संख्या प्रॉपर बनती है। तो अगर ये संख्या हमारे पास दी है 132, तो 132 का मतलब क्या होता है 11 गुणे 12, यानी या तो एचसीएफ 11 होगा, या फिर अगर 12 के फैक्टर कर ले तो 3 और 4 होगा, कुछ एक होगा। यानी दूसरी जो संख्या होगी, जो दूसरी वाली संख्या होगी, वो या तो 11 का गुणज होगी। तो सारे ऑप्शन में 11 का गुणज कोई है ही नहीं, कोई नहीं। या फिर वो 3 का गुणज होगी, तो 3 का गुणज ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। या तो वो 4 का गुणज होगी, है ना, या तो वो 4 का गुणज होगी। तो 4 का गुणज एक ये है और एक ये है। या फिर ये 3 और 4 यानी 12 का गुणज होगी, क्योंकि 12 भी तो एचसीएफ हो सकता है। तो 12 एचसीएफ होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है 24 है। हम बिना सॉल्व किए हुए इस सवाल के उत्तर तक पहुंच सकते थे, अगर आप ये सोच पाते हो कि किसी भी संख्या में उसके एचसीएफ का गुणा होगा तभी वो संख्या अपने प्रॉपर फॉर्म में आएगी, नंबर 1 संख्या बन पाएगी। और अगर दूसरी संख्या में भी जब तक उसके एचसीएफ का गुणा नहीं होगा तब तक वो संख्या अपने आप की प्रॉपर संख्या बन ही नहीं पाएगी। आप इसको समझिए हमेशा, ठीक है। तो इसमें करने जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ आपका दिमाग कितना काम करता है वो है। ये सवाल देख लीजिए, इसका मान पूछ रहा है, कोई कठिनाई नहीं है इस सवाल में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा हमारे पास, 47 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43, और बटे में एक बार 9 नीचे आ जाएगा, एक बार 0 नीचे आ जाएगा, प्लस। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कैसे होता है। 503 में से 5 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 498 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, जितनी अंक पर बार लगा यानी 990। माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, 39 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 36, और नीचे आ जाएगा आपके पास 90। मल्टीप्लाई यहाँ पर सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा 8/9। चलिए अब ये हिस्सा सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। इसको 990 बनाने के लिए कितने का गुणा होगा, तो आप बोलोगे सर इसको 990 बनाने के लिए 11 का गुणा होगा। भाई अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 990 आएगा। 990 बनाने के लिए 11 का गुणा, 11 का गुणा ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 473, 473। यहाँ हो गया 498, और बटे में हो गया ये भाई साहब 990, माइनस यहाँ गुणा भाग कर लेते हैं अपना, 9 चौको 36 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौको 36, 8 चौको 32, या 2 से, चलो ठीक है ऐसे ही लिख लो, 8 चौको 32, और बटे में कितना हो गया 90। इस 90 को 990 बनाने के लिए क्या करोगे, 11 का गुणा करोगे, तो 11 का गुणा ऊपर भी करोगे तो ऊपर हो जाएगा 32 गुणे 11 352। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 352, ठीक है। डायरेक्ट मैंने क्या लिख लिया, -352, और एलसीएम हमारा 990 फाइनली सभी के लिए हो गया। ये हिस्सा सॉल्व करना है। चलिए 8 3 11, एक हासिल हो गया, 9 7 16 और 17 के साथ एक हासिल हो गया, 4 4 8 और 1 9, 971 हो गया। 971 में से 352 को माइनस कर देना, बटे में अपने पास 990, ठीक। चलिए 11 में से 2 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 1, यहाँ बचेगा अपने पास 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6, बटे में क्या है 990। अब ये 990 हटाना है, इसका मतलब 6 जोड़ना पड़ेगा ऊपर। तो जब 6 जोड़ोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6 2 5 दशमलव लगाओगे, और 2 अंक पर दशमलव लगा दोगे, 2 अंक पर बार लगा दोगे। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं यानी 0.625 को जैसे अगर आप सॉल्व करें तो 0.625 को सॉल्व करने पर यही वैल्यू तो आती है। तो आप बोलोगे हाँ सर यही आएगी कन्फर्म। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सॉल्व करने के तरीके आपको हमेशा आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। एग्जाम में ये नहीं कहता है। अगला सवाल देख लीजिए,
कह रहा निम्नलिखित आकृति में एम एन जो है ओ केंद्र वाले वृत्त के एक बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, ये बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। बीसी एक व्यास है, बीसी व्यास है और अर्धवृत्त पर बना कोण क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, यानी व्यास पर बना कोण जो होगा वो समकोण हो जाएगा अगर वो परिधि को स्पर्श करता है। ए बी सी का मान 42 है, ये वाला कोण हमारे पास 42 है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर इस कोण का मान 90 है, इसका मान 42 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिससे ये हमारे पास 48 आ जाएगा, 48। एम ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, एम ए बी का मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला। भाई अगर ये 48 है तो निश्चित तौर पर ये भी 48 आएगा। अल्टरनेट एंगल की थ्योरम से ये भी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अंतः अल्टरनेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल, अल्टरनेट को क्या बोलते हैं, एकांतर बोलते हैं, और सेगमेंट को वृत्तखंड। खैर जो भी बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये हमारे पास अगर 48 आया था तो ये भी कितना होगा, 48 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए अगला सवाल देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिए और इसका मान दिया, तो इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, और माइनस उसमें 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू घटा देते हैं, तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो 100 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 60 माइनस होने के बाद 40 आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाया है इसका, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, और कुछ नहीं किया है। आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। और फॉर्मूला लिख कर अगर आप अपना टाइम और वेस्ट करना चाहते हो तो वेस्ट भी कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो लिख लेना। कोई और चीज़ नहीं लगाई, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है, वैल्यू लगा दी है। एक परीक्षा में 50 छात्रों का प्राप्तांक 66 है। कुल छात्रों में से 40% लड़कियां और शेष लड़के। 50 का 40% लड़कियां हो गई, यानी 20 लड़कियां हो गई, ठीक। तो इसका मतलब लड़कों की संख्या हो गई 30, भाई टोटल 50 थे। अच्छा, कह रहा है इसमें से कि लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है लड़कियों की तुलना में 20% कम है, यानी अगर लड़कियों के प्राप्तांक 5x हैं तो लड़कों का 20% कम है, यानी 4x है। और सभी का टोटल औसत प्राप्तांक कितना है, 66 है, ये भी बोला गया है, बात समझना। तो इसका टोटल कितना आएगा अगर गुणा करोगे, 100x आएगा। इसका टोटल कितना आएगा अगर आप गुणा करोगे तो 120x आएगा। यानी सभी बच्चों के, चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़का, अगर उनके हम टोटल मार्क्स देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220x। और सवाल के हिसाब से 50 छात्रों का जो टोटल था वो कितना, औसत था वो कितना था, 66 था, तो 50 गुणे 66 के बराबर हो जाएगा। और कुछ नहीं ना, 0 से 0 का काम खत्म। 22 से इसको काट दोगे 3 बार में कट जाएगा, यानी x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त आपके पास कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आपसे पूछा था लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो था वो 5x था, x का मान 15, तो 15 पना 75 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब। अगला सवाल, ए तथा बी दो लड़के दिल्ली से मेरठ के लिए चलते हैं जो कि 60 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ए प्रति घंटा बी से 4 किलोमीटर कम यात्रा कर पाता है, बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस आता है और ए को मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। इसका मतलब, बात को समझना, ए और बी दो लोग हैं। बी ने क्या किया, पहले ये दूरी तय करी और वापस जो है मेरठ की तरफ आया, कितना, 12, तो 60 + 12, यानी बी ने कितनी दूरी तय करी है भाई, बी मेरठ पहुंचा, तुरंत वापस मिला, और ए को मेरठ से 12 किलोमीटर दूरी पर मिला ना, तो बी ने कितनी दूरी तय करी, 60 + 12 यानी 72। और ए अभी मेरठ ही नहीं पहुंच पाया है क्योंकि वो मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर किससे मिला है, ए से, यानी 60 में से 12 कम, तो ए ने कितनी दूरी तय करी है, ए ने दूरी तय करी 48। अब देखिए इनके द्वारा चली गई दूरियों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48 और 24 तिहाई 72। जितने समय में ए ने 48 दूरी तय करी होगी उतने ही समय में बी ने 72 दूरी तय करी होगी, यानी दोनों के लिए समय बराबर है। और मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, जब दोनों कांस्टेंट होता है क्या, टाइम, जब टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, तो चली गई दूरियों का जो अनुपात होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ना, वही रेशियो आपके द्वारा चली गई स्पीड का भी हो जाता है। यानी ए के द्वारा चली गई जो गति होगी वो 2 के रेशियो में होगी और बी के द्वारा चली गई गति 3 के रेशियो में होगी। दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट है और सवाल के हिसाब से ये 1 यूनिट 4 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। करेक्ट। आपसे पूछता है ए की चाल कितनी है, ए की चाल 2 यूनिट के हिसाब में थी, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे ए की चाल हो जाएगी।
इससे ज़्यादा सरल इसका कॉन्सेप्चुअल कोई तरीका नहीं होता है, सबसे सरल तरीका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने निश्चित चाल से कुछ अच्छा कुछ दूरी तय करी, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से चलता तो उसे 40 मिनट का समय कम लगता, लेकिन अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से चलता है तो उसे 40 मिनट का अधिक समय लगता है। दूरी ज्ञात करिए कि वो दूरी कितनी है। अब ये सवाल भगवान जाने आप कैसे करते हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस सवाल का उत्तर अगर आप मेरे तरीकों से करोगे, थोड़ा समझ के करोगे, तो 40 आपका कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी ऐसा सवाल हो कि कुछ किलोमीटर अधिक से तय किया जाए, कुछ किलोमीटर कम से तय किया जाए, तो याद रखना कैसे लिखोगे। अधिक से तय किया जा रहा है तो x+3, कितने अधिक से किया गया था, 3 से, इसके कारण जो समय लगा था कम, वो 40 मिनट लगा था, इसी के बटे में लिखिए। फिर कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से तय करता, ठीक, बटे में 2, तो कितना समय ज़्यादा लगा होता, 40। ये दोनों बराबर कर दीजिए, कहानी खत्म हो गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का ऊपर गुणा होगा, 3 का नीचे गुणा होगा, 2 का ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 2x + 6, और जब 3 का इधर भाई नीचे गुणा करोगे तो हो जाएगा 3x - 6, 6 इधर आके 12 हो जाएगा, और 2x 3x में जाके खत्म होगा तो x का मान हमारे पास 12 आ जाएगा। यानी जो गति है ना, वास्तविक गति, वो हमारे पास आ गई 12। जो वास्तविक गति है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। अब सवाल खत्म हो गया। दूरी निकालनी है ना, कितनी दूरी तय करी है, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि वास्तविक गति है 12, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से चलता तो 15 से चलता, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है। और यहाँ पर जो समय लग रहा था वो 40 मिनट का लग रहा था, 40 को हम घंटे में बना लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो। 60 × 3 कितना होता है, 180, और 12 × 15 कितना होता है, 180। तो ये आपस में कट गए, सिर्फ क्या बचा आपके पास, 40। यानी दूरी कितने किलोमीटर की होगी, 40 किलोमीटर की, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या बोलता हूँ ना, हमेशा ये बात हमेशा बोलता हूँ कि आप हमारे तरीकों को नोट्स बनाकर उसे 2-3 बार समझो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं समझोगे तो फिर थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि फिर आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे। अगला सवाल, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने वोट डाला है, मतलब टोटल जितने भी लोग उसमें रजिस्टर्ड थे उसमें सिर्फ 80% लोगों ने वोट डाला। उम्मीदवारों में से एक को डाले गए मतों का, ध्यान से पढ़ना ये सवाल, डाले गए मत, जो वोट डाले गए हैं उस मत का 30% मिला, अन्य 3 को जो शेष बचे हैं वो 1-2-3 के रेशियो में मिले। अब बात ध्यान से सुनो, देखो टोटल वोट जो डाले गए हैं वो 80 हैं, ठीक, इसमें से जीतने वाले को 30% मिला, 80 का 30% क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बचा कितना, 80 में से अगर हम 24 घटा देंगे तो बोलोगे 54 बचा, है ना, कितना बचा, 54। और ये 54 किस रेशियो में डिवाइड है, 1-2-3 के रेशियो में, तो 3, 2, 5 और 1, 6, तब 6 यूनिट का मान अगर 54 होगा तो 1 का मान 9 होगा, 1 का मान 9 हो गया, 2 का मान 18 हो गया, 3 का मान 27 हो गया। यानी बाकी जो 3 उम्मीदवार थे उसमें से एक को इतना मिला है, एक को इतना मिला है, और एक को इतना मिला है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है चुनाव के विजेता, वो तो ये होगा 100%, यही चुनाव का विजेता होगा, सबसे नहीं सॉरी, चुनाव का जो विजेता होगा वो ये होगा, ये वाला 27 वोट मिले इसको, 27% को दूसरे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले से इतने वोट ज़्यादा मिले। तो सबसे ज़्यादा मिले 27 और दूसरा सबसे ज़्यादा कितना था, 24। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 27 और 24 के बीच का अंतर जो है वो 3 का है, और यही 3 का मान आपको 2512 के बराबर दिया गया। यही 3% का मान किसके बराबर दिया गया, 2512 के बराबर दिया गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? एक मिनट, यहाँ मामला हमसे गड़बड़ हो गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे गड़बड़ हो गया है। 6 9 54, 1 का मान 9 आया था ना, 3 2 5 और 1 6, 1 का मान यहाँ से 9 आया है, सही तो है, 1 का मान 9 है, 2 का मान 18, 3 का मान 27, सही है ना। चुनाव के विजेता को दूसरे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले से इतने ज़्यादा मत आपको ज़्यादा मिले, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी, यानी 100 का मान पूछ रहा है। अब ये वोट डाले गए थे, पंजीकृत तो 100 होंगे, 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है मेरे भैया, उसी वैल्यू को निकालना है, ठीक। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि 80 में 24 घटाने पे 54 नहीं आता है। 80 में जब आप 24 घटाओगे तो 54 नहीं आएगा, कितना आएगा, 80 में 24 घटाओगे तो 56 आएगा, है ना, 56 आएगा ना,
56 4 60 20 80, ये 56 के बराबर होगा। ये गलती हुई थी। अब समझ पाए गलती कहाँ हुई थी? हाँ, अब इसको अगर आप 6 के रेशियो में बांटोगे तो 6 के रेशियो में बटेगा क्या? नहीं बटेगा। 56 को 6 के रेशियो में नहीं बांट सकते हो। एक यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 2 से काटने पर 28 हो जाएगा, 2 से काटने पर ये 3 हो जाएगा, 28/3 होगा। और यहाँ पर अगर हम 3 यूनिट का मान निकालते हैं तो 3 यूनिट का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे 28 × 3 84, 84/3 होगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ये होगा। तब इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो अंतर कितना आएगा? 4 का। तो ये 2512 जो है ना भाई, वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। एक यूनिट का मान ये आएगा 628। और चूंकि आपको रजिस्टर्ड पंजीकृत मतदाताओं की संख्या चाहिए थी जो कि 100% थी, तो अगर एक का मान 628 तो 100 का मान इसी में 2 जीरो आगे और लगा दो तो 62,800। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो ठीक है? ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये बात, अगर इसमें आपने मामला डिस्टर्ब कर लिया अपना यहाँ पर ये कैलकुलेशन में, तो गया सवाल। सवाल है बहुत सरल, फिर चला जाएगा सवाल। अगला सवाल देखिए, ठीक है? अब इस सवाल को कह रहा है कि वह मूलधन क्या है जिसे 4% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो। अब बताइए, ये भी सवाल है। ये तो बोनस क्वेश्चन है कि सर इसका आंसर तो 5,000 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। भाई 5,000 का 4% क्या होगा अगर आप निकालो तो आप बोलोगे सर 5,000 का 1% 50 होता है, 4% 200 होगा। यानी कि इसमें पहले साल 200 ब्याज मिलेगा, फिर 200 तो मिलेगा ही, दूसरे साल 200 का भी तो 4% मिलेगा, यानी 8 और मिलेगा। तो दूसरे साल कितना ब्याज मिला? 208 नहीं मिला। तो इसका मतलब राशि क्या होगी? 5,000 ही तो होगी, और कुछ हो ही नहीं सकती है। या तो आप इसे रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आएगा। चलिए, इन आंकड़ों के लिए माध्यिका निकालनी है। वाह भाई वाह! ऐसे आंकड़े जब दिए होते हैं तो बच्चों के साथ समस्या जानते हैं क्या आती है? बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि यहाँ पर उन्हें माध्यिका का फॉर्मूला नहीं पता होता है। चलिए, आप माध्यिका का फॉर्मूला लिख लीजिए। माध्यिका का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता, बटे में आएगा F यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, इनटू में आएगा H या I, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो इंटरवल होगा उनके बीच का जो हाइट होगी वो लिखोगे बस। अब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपने हिसाब से संचित करके इसका आंसर देना है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है? समझ देना। अब जैसे इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है तो पहले में 5, फिर 5 10 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 5 65, ये हो गई। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है ना, सबसे बड़ी बारंबारता, वही आपकी इसकी संचयी बारंबारता कहलाएगी। याद रखना कभी भी बेटा, संचयी बारंबारता जो होती है वो या तो बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाई देगी या तो घटते हुए क्रम में दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर आपको अगर ये पता करना था कि ये जो हिस्सा है संचयी बारंबारता का है या नहीं, तो आप देखो 5 10 15 20, लेकिन 20 के बाद फिर 10 हो गया, 10 के बाद फिर 5 हो गया, पहले बढ़ा फिर घटा, ऐसा नहीं हो सकता। संचयी बारंबारता हमेशा या तो बढ़ते क्रम में होगी या फिर घटते हुए क्रम में होगी, इस बात का याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर आपको इसका मान पूरी तरीके से निकालना है, ये देखना है कि क्या आंसर आपके पास आने वाला है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही आपके पास जो सबसे बड़ी बारंबारता आई है, जब आप इसका आधा कर लेंगे, यानी कि 65 का जब आप आधा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 32.5। ये 32.5 जो है ना, ये आपके पास n/2 है, n/2 का मान है, ठीक। अब आप ये देखिए कि 32.5 किस संचयी बारंबारता में आएगा। तो 30 तक का मामला यहाँ से खत्म हो जाएगा, 32.5 इधर आएगा, 32.5 यहाँ पर, हाँ सर इसमें आएगा। ये इस 32.5 का ब्रैकेट हो गया, ये उसकी लोअर लिमिट हो गई, ये उसकी अपर लिमिट हो गई। दोनों के 25 और 29 के बीच का जो अंतर है ना 4, यही आपके पास I लिख सकते हो या H लिख सकते हो, पहला काम। दूसरा काम, इसमें जो लिखी हुई बारंबारता है ये आपके पास F का काम करेगी, F हो जाएगा। संचयी बारंबारता आपको क्या लिखनी है? संचयी बारंबारता इसकी आपको पता ही हो गई कि ये n/2 का मान हो गया। संचयी बारंबारता इसकी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। वैल्यू रखिए सारी की सारी यहाँ पर,
और आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए सभी का। अब इतना तो कर पाओगे ना भाई, जब इतना सब कुछ बता दिया तो इतना तो कर पाओगे कि अभी इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा ईमानदारी से। अच्छा, किसी को अगर ये भी लगे कि सर अभी भी नहीं हो पाएगा वैल्यू रख के, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता देना भैया, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि पेपर नज़दीक आ रहा है, तो मुझे सिर्फ सवालों के हिंट देने चाहिए, सॉल्व आप खुद करें। लेकिन चलो, क्योंकि असली मॉक टेस्ट को कराने का तरीका वही होता है, ठीक है। खैर, कह रहा निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक है, आपको ये बताना है। मूल वास्तविक कब होते हैं? मूल वास्तविक तब होते हैं जब डी का मान या तो 0 से बड़ा हो और या फिर 0 के बराबर हो, तभी मूल वास्तविक होंगे, है ना। और डी का मान क्या होता है? डी का मान होता है मेरे प्यारे दोस्त b² - 4ac। ये मान अगर 0 से बड़ा या उसके बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे, अगर छोटा हो गया तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले को हम सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ पर a का मान 1 होगा, b का मान 1 होगा, c का मान 6 होगा। तो a का मान 1, b का मान 1 और c का मान अगर हम देखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो भाई ये तो छोटा हो गया, तो इसके मूल काल्पनिक हो गए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। वो आंसर नहीं हो सकता तो दूसरे ऑप्शन पे आना हमारा काम है। दूसरे ऑप्शन में b का मान -3 है, स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। a का मान हमारे पास 2 है दूसरे वाले ऑप्शन में, और c का मान हमारे पास कितना है? 4 है। तो ये ऑप्शन भी हमारा माइनस में आ रहा है, मतलब इसके भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इसका भी काम खत्म हो गया भाई, खल्लास। तीसरे ऑप्शन में देखिए b का मान हमारे पास ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 × a का मान है 3 और c का मान कितना है? 5 है। तो इसके भी मूल नेगेटिव आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो एक ही बचा, उसी का सही होना उसकी मजबूरी है। ये आपके कंप्लीट 25 क्वेश्चन का सेट हो गया। सेट कैसा लगा, प्रैक्टिस कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये मुझे आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो टॉपिक वाइज आप लोग कह रहे थे ना कि टॉपिक वाइज एक दिन में एक चैप्टर, वो मैं आपको सोच रहा हूँ कि ये सबसे एडवांस मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा आने वाला जो टॉपिक है ज्योमेट्री, उसको मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ एक क्लास में कंप्लीट के साथ, ठीक है। पूरी कंप्लीट थ्योरम्स और उस पर आधारित प्रश्न। कैसा रहेगा ये सभी लोग कमेंट से बता देना। आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और 2 क्वेश्चन, एक 13 से डिविजिबिलिटी वाला और एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया है, वो उन दोनों के आंसर मुझे आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और भाई जो हमारा पेड बैच है उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करिए, क्योंकि इसमें आपको 99 रुपये जो लगेगा वो भी ना के बराबर ही है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो की इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्त, अपना ख्याल रखिएगा।